हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है, तारे का रंग सूचक होता है। तो तारे का रंग सूचक क्या होता है? तो तारे का रंग सूचक ताप होता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि तारे के रंग में जो परिवर्तन होता है वो ताप के कारण होता है। ताप में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो उस तारे के रंग में भी परिवर्तन होते जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप का। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और यही अगर नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा परमाणु बम में। क्योंकि परमाणु बम क्या होता है? टूट करके बिखरता है। विखंडन का मतलब होता है बिखरना और संलयन का मतलब होता है जुटना। और तारा या फिर सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम में बदलता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, भौर का तारा किससे कहा जाता है? मतलब मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हम लोग? शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसी को हम लोग इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइरस। साइरस तारा आकाश में सबसे चमकदार तारा है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह वाइजर 1 था। और ये कृत्रिम उपग्रह है वाइजर 1, जिसको भेजा गया था। ये क्या एक सैटेलाइट है। इसको भेजा गया था बृहस्पति ग्रह की अध्ययन करने की। उसके बाद वाइजर 2 भी भेजा गया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? देखिए ब्रह्मांड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। लेकिन यही अगर पृथ्वी पे बात करेंगे तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। लेकिन धातु की बात करेंगे तो फिर हो जाएगा एल्युमिनियम। इसमें ब्रह्मांड में बोला गया है तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से हमें कौन रक्षा करती है? तो ओजोन गैस रक्षा करती है। आप लोगों को पता है ओजोन परत हम लोगों को पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। अब देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर जल की अधिकता है, जिस कारण से जल की अधिकता के कारण ये हम लोगों को नीला दिखाई देती है। उसके बाद है शुक्र ग्रह। शुक्र को हम लोग पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्योंकि जैसे यहाँ पे सूर्य है, पहले नंबर पे आती है बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। किसके किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है? अंकोर वाट में क्या है? मंदिर है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, कानु वंश का संस्थापक कौन था? तो कानु वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा वसुदेव। वसुदेव कानु वंश के संस्थापक थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, सातवाहन मतलब आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमुक। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि भारत में बोला जा रहा है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और आगे बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है,
कि वर्ष 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है। तो अमृतसर पंजाब में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1930 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है करो या मरो का नारा या फिर मंत्र किसने दिया था। करो या मरो का नारा या फिर मंत्र महात्मा गांधी ने दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किए थे। तो महात्मा गांधी ने किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्धार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किसने किए थे। 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी ने किए थे और उन्होंने बोले थे कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। उसके बाद 1922 ईस्वी के बाद 1924 ईस्वी में संविधान सभा की मांग मोतीलाल नेहरू ने किए थे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। और उसके पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग किए थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, देखिए 1924 ईस्वी में बोला जा रहा है, अब है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1922 ईस्वी में कौन किए थे, महात्मा गांधी। लेकिन इसमें बोला जा रहा है 1924 ईस्वी में, तो 1924 में कौन किए थे, तो मोतीलाल नेहरू ने किए थे। मोतीलाल नेहरू कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने और 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई। तो 1895 में कौन मांग किए थे संविधान सभा के, तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें बोला गया अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे। तो आप लोगों को पता होगा मतलब इसमें संविधान सभा द्वारा बोला गया, मतलब कि मूल संविधान में बोला गया। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395, जो कि अभी भी 395 ही है। और अनुसूचियाँ कितने थे मूल संविधान में, 8 अनुसूची थे, जो कि अभी बढ़कर के 12 हो गया है। मूल संविधान में कितना हो जाएगा, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में बोला जा रहा है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। मतलब कि हमारे संविधान को, मतलब भारतीय संविधान को बन करके तैयार होने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो संविधान की आत्मा हम लोग किसको कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत को संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला वर्ड मतलब पहला शब्द क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत है, भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में नए प्रश्न को लेकर के आएंगे।